गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाटक लिखने का व्याकरण पढ़ेंगे। बेटा, जो नाटक होता है, जैसे साहित्य है, आपका लिटरेचर जो होता है, उसमें अनेक विधाएं होती हैं, अनेक प्रकार होते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन जो आपके नाटक होते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक दृश्य काव्य, साहित्य में जो काव्य होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं आपके। एक दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जो होते हैं बेटा, जिसमें दृश्य दिखाए जाते हैं, वो उसका संबंध आपका नाटक से होता है। और श्रव्य काव्य का संबंध आपकी जैसे कविता, कहानी सुनते हो, उपन्यास सुनते हैं आप, ठीक है। तो ये सब आपके श्रव्य काव्य में होते हैं। तो लेकिन संस्कृत में बेटा जो दृश्य काव्य है उसको श्रव्य जो काव्य है उससे श्रेष्ठ माना है। और कहा भी गया है, संस्कृत में क्या कहा गया है बेटा, काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्य में जो नाटक है वो रमणीय होता है, ठीक है। तो बेटा ये जो नाटक होता है वो अपनी कुछ विशेषताएं हैं इसकी, जिसके कारण ये अलग होता है, ठीक है। जो नाटक होता है वो हमेशा जो गद्य में लिखा जाता है, और जो आपका श्रव्य काव्य होते हैं वो पद और गद्य दोनों में जाते हैं। पद्य में आपके जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्त काव्य, ये आपने सुने होंगे, इनकी चर्चाएं की जाती है। इसके अंतर्गत आपके उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत जो आप पढ़ते हो चैप्टर, ठीक है, ये सभी जो है चर्चाएं इनकी की जाती हैं। लेकिन नाटक में इन सभी विधाओं को नाटक में अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें निश्चित लिखित रूप से क्या होता है, लिखित सामग्री होती है आपके पास। और जो नाटक होता है वो अपने लिखित रूप में एक आयामी होता है, अर्थात लिखित रूप में होता है हमारे पास। और उसको क्या होता है, हमें दृश्य के माध्यम से दर्शकों को वो दिखाना होता है। जो नाटक होता है बेटा वो कहाँ पर होता है, पूर्ण अपना रंगमंच पर। इसके बाद बेटा यदि कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने के लिए होती हैं, वहीं जो नाटक होता है वो पढ़ने सुनने के साथ साथ मंच पर अभिनय करने के लिए भी होते हैं। अर्थात आप जैसे साहित्य की दूसरी विधाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैसे आप नाटक को भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि लिखित में होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या होता है, मंच पर अभिनीत, अर्थात मंच पर यह प्रसारित किया जाता है। नाटक का में है बेटा एक समय का बंधन होता है। अर्थात समय का बंधन से क्या मतलब है कि जो नाटक होता है बेटा, जब नाटककार उसको लिखने के लिए बैठता है तो उसे समय की सीमा का ध्यान रखना होता है। इस सीमा को बंधन कहते हैं, ठीक है। यदि कोई नाटक है रंगमंच पर जो 2-2.5 घंटे की अवधि में किया जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन दर्शकों के पास इतना समय नहीं होता कि वह इतने लंबे नाटक को देख सकें। तो इसके लिए जो नाटककार है वो अपनी समय सीमा को ध्यान में रख करके नाटक की क्या करते हैं, रचना करते हैं। नाटककार जो होते हैं वो नाटक लिखते समय भले ही भूतकाल, भविष्यकाल के विषय का वर्णन करें, ठीक है, क्योंकि जो नाटक होता है उसमें भूतकाल को भी दिखाया जाता है और भविष्यकाल को भी दिखाया जाता है। लेकिन हमें उसे प्रसारित किस में करना होता है, जो सारा निचोड़ किस में लाना होता है, वर्तमान काल में। यही कारण है कि जो नाटक होते हैं मंच निर्देशक वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। जो नाटक होता है वो किस में लिखा जाता है, वर्तमान काल में, क्योंकि उसे हम प्रसारित कहाँ कर रहे हैं, मंच पर, वर्तमान काल में। चाहे उसमें घटनाएं भूतकाल की हो या भविष्यकाल की हो, चाहे कोई ऐतिहासिक घटना घटी जोड़ रखी हो अपने नाटक में, या पौराणिक कथा से संबंधित हो आपका नाटक, वे वर्तमान में बिना किसी बाधा के पढ़े जा सकते हैं। अर्थात उनको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए नाटककार जो होता है उसको समय सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है बेटा। और क्या होता है बेटा, नाटक जो होता है वो मंच पर प्रसारित होता है, मंच पर उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरा वो लिखित रूप में होता है, तो लिखित रूप में होने से वो क्या होता है, आप उसको जैसे आपकी अन्य विधाएं, कहानी है, उपन्यास है, कविताएं हैं, उसको आप क्या करते हो, कभी पढ़ ली थोड़ी सी, कभी जैसे मन नहीं किया तो उसको छोड़ दिया बीच में, फिर मन किया फिर आप पढ़ लिया। लेकिन नाटक जब मंच पर प्रसारित हो रहा है उसको आप यदि थोड़ा सा मिस कर देते हो तो वह दोबारा लौट कर नहीं आ सकता। यदि आप उसको छोड़कर चले गए हो तो पुनः नाटक में आप दोबारा उस भाग को नहीं देख सकते हो। इसलिए नाटक के लिए आपको एक साथ बैठना पड़ता है। लेकिन जो दूसरी विधाएं हैं उनके लिए आप उसे कहीं कोई कारण है, कोई समस्या है तो उसको छोड़ करके दोबारा उसको वहाँ से पढ़ना आरंभ कर सकते हैं। लेकिन नाटक में ऐसा नहीं है।
अच्छा, इसके बाद है बेटा कि दर्शक कितने समय तक अपने सामने नाटक के कथानक को घटित होते हुए देख सकता है। ठीक है, नाटक में जिस चरित्र का निर्माण किया गया उसका पूरा विकास भी होना चाहिए, अर्थात जिस पात्र को आप नाटक में दिखा रहे हैं उसका पूर्ण रूप से चरित्र निर्माण होना चाहिए, मानिए वह उस पात्र के बिल्कुल लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी बुजुर्ग का आप प्ले कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और नौजवान व्यक्ति को उसमें खड़ा कर दिया है, तो ऐसा नहीं होगा। जैसी घटना है उसी के अकॉर्डिंग आपको पात्रों को भी रखना होता है। इसके बाद है बेटा नाटक में समय का बंधन, तो मैंने बता ही दिया। तो नाटक में प्राय 3 अंक होते हैं बेटा। ठीक है, इसलिए नाटककार को समय का ध्यान रखते हुए अंकों का विभाजन करना होता है, यानी जो नाटक होता है उसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह भरत मुनि द्वारा जो रचित नाट्य शास्त्र है उसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं नाटक लिखने के। तो नाटक के प्रत्येक अंक की समय सीमा जो है वो 48 मिनट रखें, यानी आपको 3 अंक होते हैं, तो 48 मिनट में एक अंक जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, अब जो नाटक के जो तत्व हैं बेटा, मीन्स आपसे जो एग्ज़ाम में नाटक के तत्व पूछा जाता है बेटा, तो जो नाटक के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं बेटा कि नाटक के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो थोड़ा सा नाटक के बारे में बता करके उसमें आप नाटक के तत्वों के बारे में बताएंगे। तो जो नाटक के तत्व हैं बेटा उसमें आपके अनेक भाग दिए हुए हैं, लेकिन उसमें अभिनय जो है वो नाटक का मूल तत्व माना जाता है बेटा। अभिनय को नाटक का मूल तत्व माना है। नाटक में केवल 3 तत्व माने जाते थे पहले। कौन से भारतीय विद्वान 3 ही तत्व मानते थे, वस्तु, नेता और रस। लेकिन जैसे जैसे विवेचना हुई, जैसे जैसे विस्तार हुआ, तो नाटक के अनेक पार्ट, अनेक भाग बन गए। तो पहला आप पढ़ते हैं कथावस्तु। कथावस्तु क्या होते हैं बेटा? कथावस्तु जो होती है उसको नाटक कहा जाता है। ये नाटक का पहला भाग होता है, पहला तत्व होता है। सबसे पहले जो नाटककार होता है वो नाटक का कथ्य किसी कहानी के रूप में, किसी शिल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर उसके बाद क्या करता है नाटककार, शिल्प जो उसने लिखा है, जो संरचना उसने की है, उसकी समुचित उसको जानकारी होगी, तभी वह अपने कार्य को संपन्न कर पाएगा। अर्थात जो नाटककार होता है उसको अपने नाटक की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नाटक जो है वो मंच पर प्रसारित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में घटनाएं ऐसी स्थिति में जो है घटनाओं की जो स्थिति है, जो दृश्यों का जो चुनाव है वो क्रमानुसार नियोजित होना चाहिए। यानी इसके बाद ये दृश्य आएगा तो इसके बाद ये दृश्य, ठीक है, क्रम के अनुसार उसका क्या होना चाहिए, उसे नियोजित करना चाहिए। जो उसे क्या करता है, नाटक को शून्य से शिखर की यात्रा पूरी करनी होती है। यानी स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता है, लेकिन उसे लास्ट तक, शिखर तक पहुंचना होता है नाटक में। ठीक है, तो नाटककार को क्या होना चाहिए, अपनी जो यानी प्रबंधात्मक जो रचना शैली है उसका ज्ञान होना चाहिए। नाटक में कथाओं का भी जैसे प्रख्यात दिया हुआ है आपका, कथाएं क्या होती है, ठीक है, इतिहास और कथा दोनों का योग होता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें इतिहास से रिलेटेड बातें भी दिखाई जाती हैं। कुछ पौराणिक या ऐतिहासिक जो कथाएं होती हैं वो भी नाटक के माध्यम से ही दिखाई जाती हैं। तो इस तरीके से आप बेटा कथा वस्तु को करेंगे। इसके बाद दूसरा है बेटा आपका पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र जो हैं नाटक में जितना संवादों का महत्व होता है, जितना कथा वस्तु का महत्व होता है, उतना ही पात्रों का भी महत्व होता है। यदि पात्र नहीं होंगे तो कौन संवाद बोलेगा और कौन कथा वस्तु को आगे बढ़ाएगा। तो लेकिन जो नाटक बेटा कहते हैं, नाटक में अपने विचारों और भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है। अर्थात हम अपने विचारों को और भावों को, नाटक के जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनको किसके माध्यम से प्रसारित करेंगे, पात्रों के माध्यम से। पात्र क्या होते हैं आपके, एक्टर, ठीक है, हीरो। प्रमुख पात्र जो होते हैं वो नायक कला का अधिकारी होता है। नायक कौन होता है बेटा, हीरो आपका, और समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला होता है। इसके बाद कहते हैं कि बेटा जो पात्र होते हैं वो स्थिति को स्वीकार करके या अस्वीकार की जो स्थिति होती है उसको भी स्वीकार करके, यदि नाटक में संतुष्टि, प्रतिरोध, अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्व होंगे तो निश्चय ही नाटक जो है वो आपका सफल सिद्ध होगा। अर्थात आप पॉजिटिव आप उसमें दिखाते रहो, सशक्त दिखाते रहो, प्रतिरोध कहीं ना हो, तो वह नाटक क्या होता है, ज़्यादा सफल नहीं होता है।
तो इसके लिए आप में असंतुष्टि, प्रतिरोध, समर्थन, ठीक है, नकारात्मक, अस्वीकार जैसे ये नकारात्मक जो तत्व होते हैं वो भी नाटक में होने अनिवार्य हैं। इसके बाद है बेटा संवाद। फिर पात्रों के बाद कौन सा आपका संवाद जो होता है उसका भी बहुत अधिक महत्व है। नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता, ठीक है, कि नाटककार में जो नाटक है, नाटक में जो नाटककार है वह अपने संवाद बोले नहीं, उससे पहले से ही संवाद जो मतलब उसे क्या बोलना है, क्या विचार रखने हैं, पहले से ही उसके निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं। वह संवादों के द्वारा वस्तु का उद्घाटन और पात्रों के चरित्र का विकास करता है। यानी अब जो पात्र हैं वो अपने चरित्र का विकास कैसे करते हैं? अपने संवादों के माध्यम से। अतः उनके जो संवाद हैं वो सरल, सुबोध और स्वाभाविक होने चाहिए और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए ताकि दर्शकों को वो आराम से समझ में आ जाएं। गंभीर दार्शनिक विषयों से इसकी अनुभूति में बाधा होती है, इसलिए गंभीर जो विषय हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए, इसका प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। तो बेटा जो संवाद है, यदि संवाद आपका क्रियात्मक और दृश्यात्मक दोनों होंगे तो वे अधिक प्रभावशाली सिद्ध होंगे नाटक में। जिस नाटक में इस तत्व की प्रधानता होती है, अर्थात जिसमें संवाद अच्छे होते हैं, संवाद में क्या प्रभावशालिता होती है, वो नाटक अधिक सफल हो जाता है। यदि संवाद असंख्य संभावनाओं को उजागर करते हैं तो वे बड़े ही सशक्त माने जाते हैं, ठीक है। जैसे हेलमेट और स्कंदगुप्त ने उदाहरण दिए हैं, टू बी एंड नॉट टू बी, और स्कंदगुप्त ने अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय है, ठीक है। इसलिए जो नाटक है इनके, इसमें इनकी सशक्तिकरण अर्थात संवाद की जो भावनाएं हैं उन्होंने इसमें उजागर की है, सभी तत्वों को मिलकर। तो ये जो दोनों उनके प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण क्या होता है बेटा? जो देश काल है और जो भाषा शैली है, वो ये भाषा शैली, देश काल, ये दोनों आपके बेटा शिल्प के अंतर्गत आ जाते हैं, शिल्प में, ठीक है। ये उद्देश्य जो आपका दिया हुआ है और जो आपकी भाषा शैली है ये भी आपका किस में आ जाता है? देश काल में आ जाता है। तो बेटा देश काल जो होता है वो वातावरण के चित्रण में नाटककार को युग अनुरूप के प्रति विशेष सतर्क रहना आवश्यक है। अर्थात नाटककार को किस युग का वर्णन किया जा रहा है तो उसके प्रति उसे सतर्क होना चाहिए। पश्चिमी नाटक में देश काल के अंतर्गत संकलनत्र, समय, स्थान और कार्य की कुशलता का वर्णन किया जाना चाहिए। वस्तुतः तीनों तत्व यूनानी रंगमंच के अनुकूल थे, जहां रात भर चलने वाले लंबे नाटक होते थे और दृश्य परिवर्तन की योजना नहीं होती थी उस समय। लेकिन परंतु आज रंगमंच के विकास के कारण ये सब जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र में इसका जो उल्लेख ना होते हुए भी नाटक में स्वाभाविकता, औचित्य, स्वजीवता की प्रतिष्ठा के लिए देशकाल वातावरण का उचित ध्यान रखा जाता है, ताकि इसके अंतर्गत जो पात्रों की वेशभूषा होती है, जो उनके तत्कालिक धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक जो परिस्थितियों में युग का विशेष जो स्थान होता है उस सभी का इसमें ध्यान रखा जाता है। किस में रखा जाता है ये ध्यान आपका बेटा? देश काल और वातावरण में। इसके बाद है बेटा आपका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है बेटा? उद्देश्य में बेटा सामाजिक के हृदय में रक्त का संचार करना ही नाटक का उद्देश्य होता है। अर्थात जो नाटक आप दिखा रहे हैं उसके माध्यम से क्या सीख देना चाहते हैं समाज को, अर्थात समाज को प्रेरित करना ही नाटक का मुख्य उद्देश्य होता है। तो नाटक के अन्य तत्व इस उद्देश्य के साधन मात्र होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण सदा आशावादी रहा है, इसलिए संस्कृत में प्राय सभी नाटक जो है सुखांत रहे हैं। परंतु पश्चिमी नाटककारों और साहित्यकारों ने साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हुए उनके प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया है। उसके प्रभाव से ही हमारे यहाँ भी कई नाटक दुखांत में लिखे गए हैं, ठीक है। जब हमने पश्चिमी संस्कृति को, नाटककारों की साहित्य शैली को अपनाया तो हमारे जो नाटक है वो भी दुखांत में कई नाटक है जो लिखे गए हैं। लेकिन पहले जो हमारे नाटक थे वो सुखांत ही लिखे गए थे, क्योंकि हमारा जो भारत है वो आशावादी दृष्टिकोण को अपनाता है, ठीक है। इसके प्रभाव से, किंतु सत्य है कि उदास पात्रों के दुखांत अंत से मन खीन हो जाता है, अर्थात हम नाटक देखकर क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो नाटक का अंत जो है वो सुखांत ही होना
चाहिए जिससे हम कुछ समझ सकें और समाज को कोई शिक्षा दे सकें। ठीक है, तो बेटा जो जैसी घटना हो उसी के अनुसार, ठीक है, उस नाटक को प्रसारित किया जाता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं तथा कठिन परिस्थितियों का से संबंधित जो है नाटक को दिखाया जाता है और उन्हीं परिस्थितियों से, समस्याओं से समाज को क्या करना होता है, हमें जागरूक करना होता है। ठीक है बेटा, तो नाटक के जो तत्व हैं, इन तत्वों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ध्यान कर लेंगे। इस चैप्टर में से नाटक के जो तत्व हैं वो ही मेनली पूछे जाते हैं बेटा। ओके।